के तो नया चैप्टर आज वेव ऑप्टिक्स। सबसे पहला जो सब टॉपिक है इसमें ह्यूगिन्स प्रिंसिपल, ठीक है। हाँ अच्छा, PRINCI, ठीक है। तो ह्यूगिन्स प्रिंसिपल एक साइंटिस्ट, जैसा बोले कि डच फिजिसिस्ट थे, इन्होंने एक नया प्रिंसिपल दिया था, ठीक है। एक बेसिकली इन्होंने एक अजम्पशन दिया था वेव थियरी को समझाने के लिए। अब क्या इस प्रिंसिपल में है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले बहुत ही एक सिंपल फिनोमेना जो हम लोग बहुत रियल लाइफ में देखते हैं कि मान लो किसी भी लेक के आसपास गए जहाँ पे वाटर मतलब बहुत ही शांत है, मूव नहीं कर रहा है, और आप उसमें एक स्टोन डालते हैं। अगर स्टोन फेंकते हैं दूर से तो आपको क्या दिखता है कि एक वेव चलते हुए निकलती है उसमें, ठीक है। तो वेव आपकी चलते हुए निकलती है सेंटर से, वो बेसिकली जब जहाँ पे स्टोन फेंका गया उसके बाद ये वेव ऐसे आपकी चारों तरफ निकलती रहती है, ठीक है। तो ये जो मैंने लाइन बनाया है ये ऐसे समझो कि जब वेव जैसे चल रही है तो क्या मतलब हुआ, वेव चलने का क्या मतलब होता है कि जो भी वहाँ पे वाटर के पार्टिकल हैं, जैसे मान लो मैं इन दोनों पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, ए और बी की बात कर रहा हूँ। ये मैंने एक लाइन ऐसी बनाई है कि ए और बी के पॉइंट का जो पार्टिकल है, ऐसे समझो, ये एक साथ ऊपर जाएगा और एक साथ नीचे आएगा। तो ए बी इस लाइन में जो भी सारे पॉइंट हैं वो सभी एक फेज में होंगे। एक वर्ड मैंने यूज किया, फेज, ठीक है। फेज कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, फेज, ठीक है। सेम फेज में ये ऊपर जाते हैं और उसी फेज में नीचे आते हैं, ठीक है। तो सेम फेज में अगर सारे पार्टिकल को ज्वाइन कर दिया जाए तो ये जो लाइन बन रही है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल टर्म है, मतलब जो भी डिस्टरबेंस हो रहा है इसके स्टोन के थ्रो करने से, तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी पार्टिकल जो तुम्हारे सेम फेज में होते हैं वो तुम्हारा एक वेव फ्रंट तुम्हारा डिफाइन करते हैं, ठीक है। सेम फेज का मतलब समझ में आया कि मतलब देखो यहाँ के जो पार्टिकल है और यहाँ के पार्टिकल में क्या डिफरेंस है। हो सकता है ए वाला और बी वाला ऊपर जा रहा हो तो सी वाला नीचे जा रहा हो, लेकिन अगर सेम फेज में, मैं बोलता हूँ सारे ये सेम फेज में हैं, तो ये पूरे लाइन में ए बी सी डी में पार्टिकल सेम टाइम पे ऊपर जाएंगे और सेम टाइम पे नीचे जाएंगे। मतलब अगर तुम्हारा डिस्टेंस जितना भी ये चला है सारे उतने ही डिस्टेंस आपके चल रहे हैं। तो इसी को हम लोग कांस्टेंट फेज या सेम फेज में बोलते हैं। तो ऐसे लाइन को जब ज्वाइन करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। समझ में आई है। तो आपके कई वेव फ्रंट हो सकते हैं, मतलब ए भी आपका एक वेव फ्रंट है। तो यानी कि हर एक के लिए दो लाइन वेव फ्रंट नहीं है बेसिकली, इसमें सारे वेव फ्रंट है। तुम्हारे ये सर्कुलर तुम्हारे वेव फ्रंट ही है तुम्हारा, बस तुम्हारे उन पॉइंट को ज्वाइन किया गया है जो तुम्हारे सेम फेज में है, एक साथ ऊपर जा रहे हैं एक साथ नीचे जा रहे हैं। हो सकता है जब ये ऊपर जा रहा हो ये वाला पॉइंट आपका नीचे आ रहा हो, कोई नीचे जा रहा हो, कोई भी थोड़ा सा नीचे गया हो, ठीक है। तो सब अलग अलग पॉइंट अलग तरह से बिहेव करेंगे, लेकिन एक सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऐसा होता है जो सेम फेज में ऊपर नीचे जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। उसका डेफिनेशन लिख लो सबसे पहले। ठीक है। अब वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज ए, अब वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज ए, बस एक लाइन यही है, अंडरलाइन करना तो, बस वो तो पूरी कहानी है। अब वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज ए सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। वेव फ्रंट, ठीक है। वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज ए सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, ठीक है। स्पीड ऑफ वेव क्या हुआ, जिस स्पीड से वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है और किस डायरेक्शन में, इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्पीड ऑफ वेव, ठीक है। तो स्पीड ऑफ वेव टर्म में आगे लिख लो, क्या बोला है, स्पीड विथ विच वेव फ्रंट मूव्स आउटवर्ड फ्रॉम द सोर्स। स्पीड ऑफ वेव लिख लो क्या चीज है, स्पीड विथ विच द वेव फ्रंट मूव्स आउटवर्ड फ्रॉम द सोर्स। Speed of the wave, speed with which the wavefront moves outward from the source is called speed of the wave.
ठीक है। और लास्ट लाइन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी ऑफ द वेव, इसमें एनर्जी ट्रेवल करती है। अगर क्लास 11th वाला जो चैप्टर अगर ध्यान से देखोगे, 2 चैप्टर पढ़े थे हम लोग, एक सिस्टम पढ़े थे और एक वेव पढ़े थे, तो इसमें एनर्जी कैरी होता है। तो एनर्जी जो कैरी हो रहा है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, लिख लो एक लाइन और, द एनर्जी ऑफ द वेव्स, थर्ड पॉइंट इसी में, एनर्जी ऑफ द वेव्स ट्रेवल्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। 3 पॉइंट हो गया, ठीक है। ठीक है। अब देखो वेव फ्रंट भी कई तरह के होते हैं, मतलब बहुत ही सिंपल टर्म में देखो वेव फ्रंट कैसे होते हैं। तो वेव फ्रंट आपको समझ में आ गया कि कांस्टेंट फेज में कोई भी अगर तुम्हारा ये बढ़ रहा है तो इसको वेव फ्रंट बोलते हैं। अब देखो, जैसे मान लो कोई भी एक सोर्स है, ठीक है, अब इस सोर्स से कोई भी लाइट निकल रही है या कोई भी, तो ये आपका क्या, यहाँ से जो भी वेव फ्रंट निकल रहा है ये कौन सा वेव फ्रंट होगा, ये आपका, मान लो यहाँ पे मैंने एक बल्ब जला दिया, तो बल्ब जैसे वैसे हुआ जैसे तुम्हारा डिस्टर्बेंस है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जैसे अभी लेक में तुम्हारा सर्कुलर है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सर्कुलर नहीं होगा, यहाँ पे कैसा होगा, ये स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल होगा, चारों तरफ वेव बढ़ रही है ना यहाँ पे, इस पॉइंट सोर्स से इन ऑल डायरेक्शन वेव इज ट्रेवलिंग, क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वेव फ्रंट निकलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। अच्छा, अब यही भी स्फेरिकल वेव फ्रंट बहुत ही अगर दूर चली जाए, जैसे सन है मान लो, अब सन के बहुत पास में हो तो बोलोगे कि सर मेरे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट आ रही है, लेकिन जैसे जैसे तुम इससे बहुत दूर जा रहे हो, तुम्हारी अर्थ यहाँ पे है छोटी सी, तो अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये क्या चीज़ हो जाएगी, यहाँ पे ये पार्ट क्या हो जाएगा, इतना पार्ट, ये पार्ट आपका अब सर्कुलर नहीं रह गया, ये क्या रह गया आपका, हाँ स्ट्रेट लाइन टाइप हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, इस तरफ वेव चल रही है, किसको बोलते हैं, प्लेनर वेव फ्रंट। तो कोई भी सोर्स अगर बहुत दूर हो गया तो उससे हमारा जो लाइट आता है वो तुम्हारा प्लेनर वेव फ्रंट हो जाता है। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई भी सोर्स जब पहुंच जाएगा ना, सोर्स की लाइट पहुंचेगी बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे, कोई भी वेव पहुंचेगी तो वो तुम्हारा प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। तो सर इन्फिनिटी से जो भी वेव हाँ वो प्लेनर से, हाँ करेक्ट, इन्फिनिटी से भी कर सकते हो, इसके कई तरीके भी होते हैं, अभी देखेंगे हम लोग, कई तरीके से तुम कोई भी वेव फ्रंट को तुम प्लेनर बना सकते हो, ठीक है। क्या चीज़, ये 2 टाइप लिख लो, एक प्लेनर हो गया और एक स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। एम्पलीट्यूड नहीं, एम्पलीट्यूड बदलेगा मेरे ख्याल से। अब आगे ह्यूजेंस प्रिंसिपल क्या, ये हेडिंग डाल लो, ह्यूजेंस प्रिंसिपल। हाँ अभी रुक जाओ, उसको मत समझो, अभी बाद में समझाएंगे, इसलिए मैंने अभी बताया, अभी रुक जाओ, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। देखो ह्यूजेंस प्रिंसिपल लिखा है डेफिनेशन बुक में, बहुत लंबी, एक बार बुक से मैं बोल दे रहा हूँ, फिर समझा दे रहा हूँ। देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक बार सुन लीजिए ध्यान से हम लोग। अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। देखो ईच पॉइंट, जो मान लो एक वेव फ्रंट है ये, ठीक है, कोई वेव फ्रंट है, इसका नाम मान लेते थे हम लोग F1 F2 दे देते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ईच पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है ये, एंड द वेवलेट्स इमनेटिंग फ्रॉम दीज पॉइंट, यहाँ से क्या निकल रहा है, वेवलेट निकल रहा है। अब वेवलेट क्या बता रहे हो, जो वेवलेट इमनेटिंग फ्रॉम दीज पॉइंट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ द वेव, दीज वेवलेट्स इमनेटिंग फ्रॉम द वेव फ्रंट आर यूजली रेफर्ड एज ए सेकेंडरी वेवलेट्स, and if we draw a common tangent to all this sphere we obtain the new position of the wave front at a later time। ये कभी पूछेगा स्कूल में या कहीं भी कि व्हाट इज द ह्यूजेंस प्रिंसिपल, तो ये जो लिखा है लिखना पड़ेगा, इसको मैं समझा दे रहा हूँ, ध्यान सुनो। ये आपका कोई एक वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट के जितने पॉइंट्स होते हैं ये तुम्हारे क्या कहलाते हैं, ये
ये डिस्टरबेंस, सेकेंडरी डिस्टरबेंस बोला गया इसको, ठीक है, ये सेकेंडरी डिस्टरबेंस। तो इस पॉइंट को क्या बोला गया? सेकेंडरी डिस्टरबेंस। सेकेंडरी वर्ड क्यों आया ये? फर्स्ट डिस्टरबेंस कहाँ है? वो जो सोर्स है, जो सोर्स है। वो डिस्टरबेंस का मतलब क्या है? नेचर में हर चीज़ शांत है, कुछ तुमने जला दिया तो वेव एनर्जी ट्रेवल करने लगी ना, तो ये डिस्टर्ब कर रहा है चीज़ों को, तो ये प्राइमरी डिस्टरबेंस। अब ये बोला दैट इज द सोर्स ऑफ योर सेकेंडरी डिस्टरबेंस। इसके ईच पॉइंट्स क्या करते हैं? तुम्हारे वेवलेट को एमिनेट करते हैं। वेवलेट का क्या मतलब हुआ कि जैसे एक छोटा सा तुमने एक सोर्स यहाँ पे जैसे जलाया है, तो ये छोटे छोटे अलग अलग सोर्स हो जाते हैं, समझो। उनका जो वेव निकलता है तो हाँ, अब यहाँ से ये चारों डायरेक्शन में ये वेव निकलना शुरू करता है। जैसे मान लो ये निकला तुम्हारा पहली वेव, ठीक है, तो इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया सेकेंडरी वेवलेट्स। इसको क्या बोला गया? सर मतलब जो ईच जो हर सेकेंडरी डिस्टर्बेंस हाँ। एमिट करेगी वो वेवलेट। हाँ, वो वेवलेट, हाँ वेवलेट हो गया। और ये तुम्हारा क्या कहलाया? सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। तो ये जो वेवलेट निकल रही है, तो सेम फेज वाली अगर वेवलेट को तुम मिलाओ, जैसे ध्यान से देखो, अगर सेम फेज की वेवलेट को अगर तुम मिलाते हो तो एक नया जो ये निकलता है ना, यही तुम्हारा अब F1 डैश और F2 डैश, ये आपका क्या कहलाता है? ये जो पहला वेव फ्रंट है, इसका मतलब ये नेक्स्ट वेव फ्रंट है। ये समझ में आया? तो सबसे पहले बना लो एक ये F1 F2 क्या हो गया तुम्हारा? ये आपका हो गया सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। S1 S2 S3 क्या हो गया आपके? हाँ, देखो इसमें क्या हो रहा है ना कि जैसे तुमने एक बल्ब, बहुत सिंपल टर्म है, एक बल्ब यहाँ जला दिया। अब ये जो भी साइंटिस्ट ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं वेव आगे ट्रेवल कैसे करती है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट का ईच पॉइंट एक अलग से सेकेंडरी डिस्टरबेंस का सोर्स बन जाता है। और इसमें तुम्हारे जैसे छोटे छोटे कई सारे वेवलेट, मतलब कई सारे छोटे छोटे बल्ब इसके अंदर लग गए हैं, समझो। अब ये बल्ब अपना काम करेंगे, अब ये चारों तरफ अपनी तरफ से डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, तो इसको वेवलेट बोला जा रहा है। ये जो वेवलेट निकल रही है, तो मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पे जैसे ये वेव जब यहाँ पहुँची, तो ऐसा समझो कि सारे बल्ब एक साथ जल गए, और जो ही जले तो टी टाइम के बाद ये पहली वेव, इसकी पहली वेव, इसकी पहली वेव, उस पहली वेव का जो तुम टेंजेंट बना रहे हो, एक लाइन जो उसको टेंजेंट बनाते जा रहे हो, तो वो जो बनेगा, ये क्या हुआ? ये आपका क्या कहलाएगा कि ये वेव फ्रंट पहले थी और टी टाइम के बाद अब अगली वेव फ्रंट ये होगी। फिर क्या होगा? फिर से यहाँ पे तुम्हारे सेकेंडरी सोर्स बन जाएंगे ऐसे, तो फिर ये ऐसे बनाएगा। तो ये सेकेंडरी वेवलेट है। हाँ, ये तुम्हारा सेकेंडरी वेवलेट्स है ये सब, ये फिर ऐसे निकला, तो ये वेव फ्रंट ऐसे बढ़ती जा रही है। सेकेंडरी के बाद फिर टर्शियरी। हाँ, सेकेंडरी नहीं है, सेकेंडरी प्राइमरी हो गया, सब सेकेंडरी है, तो इसी का फिर ये हुआ, ठीक है, ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। दीज वेवलेट्स इमिनेटिंग फ्रॉम द वेव फ्रंट आर यूजली रेफर्ड एज सेकेंडरी वेवलेट्स। इसको वेव फ्रंट बोलेंगे या वेवलेट? किसको? वेवलेट किसे कहेंगे? S1 S2 को। S1 S2 हाँ, ये वेवलेट्स हैं। ये सब हाँ, सेकेंडरी तो F1 डैश और F2 डैश ये सेकेंडरी। ये इसी को वेव, देखो इसमें बोल रहा है ना, देखो दीज वेवलेट्स इमिनेटिंग फ्रॉम द वेव फ्रंट, तो यही वेवलेट्स है, छोटे छोटे वेवलेट्स हैं तुम्हारे। दीज वेवलेट्स इमिनेटिंग फ्रॉम द वेव फ्रंट आर यूजली रेफर्ड एज ए सेकेंडरी वेवलेट्स। पॉइंट सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है ना वो। पॉइंट, ये लाइन पूरी सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है तुम्हारी, ये देखो ना। ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, मतलब यहाँ से सेकेंडरी डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है। एंड द वेवलेट्स इमिनेटिंग फ्रॉम दीज पॉइंट्स, ये आपका वेव, जो वेव देखो यहाँ से जो वेव निकल रही है इसको वेवलेट बोला गया है। ये पहली वेव यहाँ से निकली है, ये जो दूसरी वेव निकल रही है इसको सेकेंडरी वेवलेट बोला गया है। और सर जो वेव फ्रंट है वो सेकेंडरी डिस्टरबेंस है। हाँ, हाँ हाँ वेव फ्रंट है वो सेकेंडरी। हाँ, and these wavelets emanating from the wave front are usually referred as a wavelet emanating from the wave front, secondary wavelets, ठीक है। कहने का मतलब बहुत सिंपल टर्म है, बहुत इसमें कॉम्प्लेक्सिटी मत जाओ। एक सोर्स से वेव फ्रंट होता है, इस वेव फ्रंट का ईच एंड एवरी पॉइंट बिकम अ सेकेंडरी सोर्स। ऐसे सुनो, पहले ध्यान सुनो, ये प्राइमरी सोर्स हो गया, प्राइमरी सोर्स के चलते आपका वेव फ्रंट आता है।
ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट बिकम अ सेकेंडरी सोर्स, और यहाँ से फिर से तुम्हारे वेव्स निकलती है। अब उसी को ये वेवलेट बोल रहा है या कुछ और बोल रहा है, ठीक है। यहाँ से फिर से वेव निकल रही है, तो जो सेम वेव्स को जो तुम एक कॉमन टेंजेंट जो ड्रॉ करते हो, दैट बेसिकली सेज कि ये वेव फ्रंट हैज़ मूव्ड फर्दर। तो ये बेसिकली हाँ जो नेक्स्ट वेव फ्रंट हो जाती है वो। तो इस तरह तुम्हारा वेव फ्रंट में मूवमेंट होता है, ठीक है। बना लिया इसको। अच्छा, अब इस कहानी में एक बहुत इसमें माप क्या, कौन सा सेकेंडरी वेव फ्रंट का माप कर दिया, कौन सा? इससे क्या हुआ कि यूजेंस ने क्या बोला कि वेव आगे कैसे बढ़ती है, तो उन्होंने समझा दिया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है, जैसे इसी पॉइंट पर जब आते हैं फिर से एक बार देखो, इसी फिगर को थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं। कि मैंने बोला कि ईच पॉइंट ऑफ द डिस्टर्बेंस बिकम अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। तो यहाँ से जब डिस्टर्बेंस निकल रही है, ये देखो ये डिस्टर्बेंस हुआ, ये डिस्टर्बेंस हुआ, ये डिस्टर्बेंस सारे बना दिए, और तुमने क्या किया, इस पर जब टेंजेंट लिया तो ये आपका पहले मान लो F1 F2 है, बाद में जो भी ये F1 डैश F2 डैश है। तो तुम तो ये भी बोल सकते हो कि सर आपने आगे तो ये हमारी वेव पहुँच गई, लेकिन अगर पीछे हम ड्रॉ करें, इसमें पीछे ड्रॉ करें, तो ये वेव जब आगे ट्रेवल कर रही है तो ये पीछे भी तो ट्रेवल कर रही है, और पीछे ट्रेवल कर ऐसे पीछे से जो वेव फ्रंट आ रही है, तो एक तरह से देखा जाए दोनों का क्या हो जा रहा है, कोलाइड इन द सेंस मतलब कि कैंसिल आउट कर रही है। मतलब एक तरह से ये डार्क जोन हो रहा है वेव फ्रंट। तुमने तो इस तरह तो इसके आगे भी एक बैठा होगा, तो ये भी डार्क जोन। तो ये कैसे ट्रेवल हो रहा है, समझ में आ रहा है? मतलब इस कॉन्सेप्ट से अगर तुम फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट ट्रेवल कर रही है, तो एक रिवर्स डायरेक्शन में भी वेव फ्रंट ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो इसके लिए बहुत अच्छे से आपके बुक में क्या लिख दिया गया, देखिए, देखो, यूगिन्स आर्ग्यूड दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स इज मैक्सिमम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड 0 इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या बोला, समझ में आया? उन्होंने क्या बोला कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो वेव फ्रंट जा रही है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। और रिवर्स डायरेक्शन का जो एम्पलीट्यूड है ये 0 है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन आता है, सर क्यों आया? हाँ आया ना? बाय मेकिंग दिस एडहॉक एजम्पशन यूगिन्स कुड एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ द बैक वेव। उन्होंने बैक वेव तो समझा दिया, बट हाउएवर दिस एडहॉक एजम्पशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, एंड द एब्सेंस ऑफ बैक वेव इज रियली जस्टिफाइड फ्रॉम मोर रिगरस वेव थियरी। इट मीन्स इट इज आउट ऑफ स्कोप, ठीक। तो इन्होंने बोला कि जो फ्रंट डायरेक्शन में जो वेव चल रही है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इसलिए आगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बैक साइड में ये जो वेव ट्रेवल कर रही है उसका एम्पलीट्यूड 0 है, तो कोलिजन की बात ही खत्म होगी, हाँ। तो सब आगे ही ट्रेवल करेगा। अब बोलोगे क्यों, तो क्यों हमारे भी स्कोप में नहीं है, क्योंकि इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, वेब थ्योरी पढ़ने के बाद ये चीज़ें आंसर हो जाती हैं। एक्सपेरिमेंटल है ना, ये एक्सपेरिमेंटल नहीं, पूरी हाइपोथेसिस सही है। पूरी लाइट के बारे में जो वेव और ये फोटॉन थियरी सब हाइपोथेसिस है। आज तक भी हम क्लियर नहीं जान पाए हैं कि लाइट तुम्हारी पार्टिकल है कि वेव है। आज भी रिसर्च जारी है, ठीक है। तो किसी से अगर पकड़ के साइंटिस्ट से बोलोगे कि बताओ ये लाइट क्या है, पार्टिकल है कि वेव है, तो आगे बताया जाएगा। हज़ारों साइंटिस्ट ने मिलकर एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है। तो इस पर अभी बहुत ही डिस्कशन चल रहा है, लेकिन ये है कि कुछ फिनोमेना जो तुम्हारी वेव थियरी को एक्सप्लेन कर सकती है, मतलब वो फिनोमेना लाइट परफॉर्म करती है, वो तभी एक्सप्लेन कर सकते हो जब लाइट एक वेव है। और कुछ फिनोमेना ऐसा चीज़ है कि अगर लाइट को वेव मान लोगे तो वो चीज़ संभव ही नहीं है, तो वो चीज़ होती है पार्टिकल थियरी से। तो इसीलिए हम लोग अगला चैप्टर जो पढ़ते हैं डुअल नेचर, मतलब इसके डुअल नेचर है। ये जिस समय जो फिनोमेना चाहोगे ना वो ऐसा रूप बदल लेती है अपने। हाँ, तो अगले में आएगा वो। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं ना कि लाइट हमारा क्या है, ये वेव है। तो हम लोग सारे तो ये अभी देखो वेव की तरह बात किया गया है। मैंने बोला ना कि स्टोन यहाँ ड्रॉप किया गया था, तो अभी हम वेव थियरी से इसको क्या कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं। तो ये जो साइंटिस्ट थे यूगिन्स कब आए थे, ये
देखो बहुत पहले 1695, मतलब 1700 में आए थे। तब वहाँ पे उस समय लाइट को ज़्यादातर साइंटिस्ट इसको वेव बोलते थे। वो तो आइंस्टीन ने बोल दिया था फोटॉन, अगर कोई और, न्यूटन ने भी बोला था, मालूम है? न्यूटन ने भी कॉर्पस्कुलर थियरी दिया था, कहीं लिखा है बुक में, लेकिन उनकी थियरी बहुत ही उल्टी पड़ गई थी। न्यूटन ने पहले बोल दिया था कि ये पार्टिकल हैं, लेकिन तब इतना पहले की बात वो थी कि लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि वेव कैसे पार्टिकल हो सकता है। तो उनकी थी, और कई सारे उन्होंने एजम्पशन ऐसे दिए थे ना जो साइंटिफिकली और एक्सपेरिमेंटली बहुत ही उल्टे प्रूव हो गए थे, ठीक है। लेकिन बाद में जब आइंस्टीन जैसा साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं ये पार्टिकल है, तब लोगों ने बहुत ही ध्यान से सोचा। और क्यों उन्होंने बोला? क्योंकि फोटॉन उस समय जब तुम्हारा ये अभी नेक्स्ट चैप्टर में ही आएगा, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, ये फिनोमेना एकदम गेम चेंजर था। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कभी भी, उसके 7 या 8 एक्सपेरिमेंट मैं दिखाऊंगा तुम लोगों करके। जो मतलब जो इलेक्ट्रॉन अंदर जाता है। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तुम वेव थियरी से नहीं समझा सकते हो, मतलब कोई वेव उस थियरी को नहीं मान सकती, वो फेल हो जाती है। तब उन्होंने बोला कि कुछ तो एक्स्ट्रा इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। तो विल डील लेटर। तो ये चीज़ समझ में आ गई। ह्यूजेंस प्रिंसिपल क्या है पूछेगा, लिखो तो क्या लिखोगे कि एक सेकेंडरी सोर्स होता है, सेकेंडरी सोर्स के सारे पॉइंट एक वेवलेट बन जा, वहाँ से वेवलेट इमिट करते हैं, और वहाँ पर जो नया जो टेंजेंट होता है वो तुम्हारा फ्रंट वेव फ्रंट हो जाता है। फिर इसमें ये था कि बैक वेव क्या हुआ, तो बैक वेव को उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि उसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है, और इसका डेफिनेशन नहीं पूछेगा क्यों ऐसा होता है, क्या होता है, ठीक है। तो टिल क्लियर है। तो ये ह्यूजेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे अब हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट जो कि तुम्हारी वेव फॉलो करती है, जैसे रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, पोलराइजेशन है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चलो लिख लो इसमें, रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव। रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव। अच्छा, इसमें तो को प्लेनर वेव का भी बनाएगा, ये भी बना लो, क्योंकि कई बार एक नंबर पूछ जाता है। जैसे प्लेनर वेव, ये मान लो वेव ऐसे ट्रेवल करते यहाँ पहुँची है, अब प्लेनर वेव है, ध्यान दो, प्लेनर वेव है। अब प्लेनर वेव का अगला वेव फ्रंट कैसे बनाओगे? तो यहाँ पे हर पॉइंट क्या बन जाएगा? हाँ, अलग अलग तुम्हारे यहाँ से सेकेंडरी सोर्स के डिस्टर्बेंस हो जाएंगे। तो ये हुआ, ये हुआ, तो यहाँ पे जब बनाओगे तुम, तो ये बैक साइड में बनाएंगे नहीं, तो आपका इस तरह प्लेनर वेव मूव करती है, ठीक है। तो ये आपका प्लेनर वेव मूव कर रही है। तो ये बना लीजिए प्लेनर वेव कैसे मूव करती है। प्लेनर वेव जब बहुत दूर से आ रही है वेव, प्लेन, ये आपका प्लेनर वेव फ्रंट है। तो प्लेनर वेव फ्रंट कैसे मूव कर रही है, इस तरह बना, ठीक है। बना तो समझ जाओगे ठीक से। इसमें देखो क्या, और एक वेव फ्रंट ऐसे चल रही है, ठीक। तुम सोचो कोई ऐसे वेव फ्रंट ऐसे चलती आ रही है, अब वेव फ्रंट यहाँ पे आते ही इस वेव फ्रंट का जो ये वेवलेट वाला पॉइंट है, ये जो सेकेंडरी सोर्स है, अब ये दूसरे मीडियम में जाने वाला है, ठीक है। तो जब तक ये बी वाला सी पे पहुंचेगा, बी वाला सी तक जा रहा है, तब तक अब ये अंदर जा चुका है, ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, देखो इसको ऐसे देखा जाए तो ये ऐसे मूव करते हुए अब ऐसे मूव करेगा, समझ में? समझ में? तो इसमें देखो 2 कंडीशन लिखा है। मीडियम 2 की जो वेलोसिटी कम है v1 से, मतलब मीडियम 2 आपका ऑप्टिकली डेंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि B से C तक, जब देखो हमने हमेशा क्या बोला था, जब भी नेक्स्ट फेज ड्रा करते हैं तो सेम टाइम वाले को लेते हैं हम लोग, जितने टाइम में ये पहुंचा उतने टाइम में उसी को मिलाते हैं। ये नहीं कि किसी और टाइम को इसको ले लो, किसी और टाइम को, तो गड़बड़ हो जाएगा वेव फ्रंट। तो टी मान लो टाउ टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, तो ये तुम्हारा BC डिस्टेंस कितना हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम, v1 टाउ। उतने ही टाइम में ये वेव फ्रंट A से E पे पहुँचा है। चूँकि वेलोसिटी कम है तो ये डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। इस एंगल को हमने बोल दिया नॉर्मल, जो जानते हैं इंसिडेंट, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये R हो गया, ये आपका कितना हो गया 90 माइनस R, ये 90 है तो ये आपका कितना हो गया R, ये आपका I है। ये बताओ एंगल कितना होगा, ये I हुआ, ये कितना हुआ, अरे ये I है, ये 90 है, 90 माइनस I, ये कितना हो गया I, ये हुआ, ठीक, इसको नहीं जरूरत है, ये I हो गया, समझ में? तो ये I हो गया, ये R हो गया। अब तुम लोग अभी कुछ बोल रहे थे कि सर क्या ये दोनों डिस्टेंस सेम होगी,
भाई देखो दोनों ट्रायंगल को तुम ध्यान से देखो तो AC दोनों में कॉमन है, ये आपका 90 है, ठीक है, ये तो हाँ, और तो BC के हाँ तो डिस्टेंस सिमिलैरिटी है। BC की जो डिस्टेंस आ रही है और जो AE की डिस्टेंस आ रही है सेम आ रही है कि अलग आ रही है? अलग आ रही है ना यहाँ पे। तो अगर मैं तुमसे यहाँ से पूछूँ, हाँ अच्छा हाँ निवांत, फिर आगे आगे आपके आगे ऐसे ट्रेवल करती है। तो सर ये ट्रांजिशन फेज, तो ये ट्रांजिशन फेज हो रहा है, मतलब इस मीडियम से ये देखो अभी ये सेकेंडरी वेवलेट ये वाला पॉइंट बना, फिर कुछ देर के बाद यहाँ वाला बनेगा, कुछ देर के बाद यहाँ बनेगा, तब तक ये वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पहुँच चुका है। तो इसी तरह ये वेव फ्रंट आगे बढ़ रही है। अब तुमसे पूछा गया यहाँ पर जरा साइन आई की वैल्यू बताइए कितना होगा, साइन आई जरा बताइए इस ट्रायंगल में ये एंगल आई मैंने प्रूव कर दिया, ये आई है, 90 माइनस आई हुआ तो आई हुआ, ये 90 है। इस आई के लिए ये डिस्टेंस आपका ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो साइन आई की वैल्यू BC अपॉन AC, तो साइन आई की वैल्यू क्या हो गई, V1 टाउ बाई AC, इक्वेशन 1। इस ट्रायंगल में आओ जरा, दूसरे वाले में AEC में ये R था, ये 90 माइनस R मैंने किया, ये R किया, इस R के लिए ये आपका 90, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पे साइन R कितना हो गया, हाँ AE बाई AC हो गया, तो ये हो गया V2 टाउ अपॉन AC। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो तो साइन आई बाई साइन R कितना हो गया, हाँ V1 टाउ बाई AC डिवाइड बाई V2 टाउ बाई AC, तो साइन आई बाई साइन R कितना हो गया, ये लिख लो यहाँ तक। अब देखो क्या कंक्लूड करने जा रहे हैं यहाँ पे, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन बताई गई थी, क्या था, N1 क्या होता है, C बाई V1 और N2 होता है, तो यहाँ से अगर पूछा गया N1 बाई N2 कितना होगा, V2 बाई V1, तो अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ से V1 बाई V2 कितना होगा, N2 बाई N1, ये यहाँ पुट कर दो तो ये क्या आ जाएगा आपका N2 बाई N1। तो यहाँ से क्या आ गया, N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R, यही आपका स्नेल्स लॉ, यानी कि इस थियरी से वी कैन सेटिस्फैक्ट्री प्रूव स्नेल्स लॉ। तो ये आप लोग स्कूल में कई बार आता है, प्रूव स्नेल्स लॉ, हाँ यूजिंग वेव थियरी ऑफ ह्यूजेंस, लिख लो इसको। अच्छा एक चीज़ और देखो ध्यान से यहाँ पे बता रहे, देखो ये बस समझने के लिए है, इसको और कॉम्प्लेक्स करके भी समझ सकते हो, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से समझने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है, आपको बुक में लिखा इसलिए बता रहा हूँ। अगर तुम इसको एक वेव मान लेते हो, मतलब BC की डिस्टेंस किसके बराबर है, मान लो λ1 के बराबर है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस A डिस्टेंस क्या होगा, इस मीडियम में जो दूसरा लैम्डा होगा λ2 है ना, λ1 λ2 से बड़ा होगा, सही बात है, ठीक है भाई। BC डिस्टेंस है ना, यहाँ पर हमने क्या लिया था, तो ये BC डिस्टेंस था ना हमारा, तो ये V1 टाउ डिवाइड बाई V2 टाउ, V1 टाउ इज नथिंग बट अ डिस्टेंस BC। बेसिकली ये कुछ आइट्रेशन के बाद होगा, लेकिन मान लेते हैं अगर ये एक केवल ये वेवलेंथ है, तो अगर एक वेवलेंथ इधर है तो सेम फेज के लिए इधर भी हमको एक वेवलेंथ लेना पड़ेगा। तो अगर ये λ1 तो λ2, तो एक फार्मूला और आ गया यहाँ से, साइन आई साइन R इज इक्वल टू λ1 बाई, यानी कि एक और फार्मूला यहाँ से V1 बाई V2 जो हो गया ये λ1 बाई λ2, हाँ पहले से जानते हैं हम लोग। इसमें एक चीज़ और नोटिस कर रहे हो, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी तुम्हारी लैम्डा इंटू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, हाँ, तो यानी कि V1 λ1 ν1 V2 λ2 ν2, फ्रीक्वेंसी कैंसिल आउट, फ्रीक्वेंसी। तो अगर तुम इसको डिवाइड कर दोगे V1 बाई V2 इज इक्वल टू λ1 बाई λ2 ν1 बाई ν2, तो ये इससे कैंसिल हो गया, कट गया, क्योंकि ये V1 बाई V2 इसके बराबर है, तो ये रेशियो इसके, तो यहाँ से क्या आ गया, ν1 की वैल्यू, इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इधर उधर में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपकी वैरी नहीं कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन इसलिए है क्योंकि आगे पढ़ोगे ड्यूअल नेचर में जो भी फोटोन की एनर्जी होती है वो तुम्हारा किस पे डिपेंड करती है, वो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी पे। E इक्वल टू एच न्यू फार्मूला होता है, E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो किसी भी फोटोन की एनर्जी वो न्यू पे डिपेंड करती है। अगर न्यू चेंज कर दोगे इसका मतलब क्या कर रहे हो तुम, एनर्जी चेंज कर रहे हो, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन फेल हो रहा है एक तरह से। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी बेसिकली रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट गोज एनी मीडियम। ये लिख लीजिएगा इसके बाद, hc/λ भी होता है। ठीक है। तो रिफ्रैक्शन एट ए रेयर मीडियम, इसमें अवे जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका प्लेनर वेव हो गया और इधर आपका ये प्लेनर वेव हो गया। ये आपका एंगल आई हो गया, ये आपका एंगल आई हो जाएगा। यहाँ पर एंगल आर ज़्यादा है, आर 90 माइनस आर, ये आपका ज़्यादा आएगा। मतलब ये आपका V1 हो गया, V2 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, V2 ग्रेट नहीं, हाँ V2 ग्रेटर देन V1 हो जाएगा, ठीक है। बस ये डायग्राम हो गया आपका। प्रूव करने को बोलेगा तो सब कुछ वही करना पड़ेगा, ABC लेके साइन आई साइन आर करके, ठीक है। समझ में आ गई? कैसे बनाना है? हाँ बना लो बना लो, इसमें कुछ क्रिटिकल एंगल ठीक है। सर इसमें भी लिखना नहीं था। बता रहे हैं किस में, नहीं उसमें फिगर बनाना था। कल को अगर बोलेगा प्रूव करिए तो सेम उसी कॉन्सेप्ट से प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। बस ये कोई नई चीज़ ना रहे। प्रूफ क्या करें? हाँ प्रूव, मान लो बोलता स्नेल्स लॉ प्रूव करिए कि डेंसर से रेयर में लाइट जा रही है, तो पूरी कहानी आपको प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया कि रिफ्रैक्शन फिनोमेना ह्यूजेंस प्रिंसिपल से, ह्यूजेंस की वेव थियरी से हम प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है ये? अब हमको क्या करना है, रिफ्लेक्शन, क्या लिख दिए, रिफ्लेक्शन। अब हम रिफ्लेक्शन फिनोमेना प्रूव करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव बाई ए प्लेन सरफेस। तो एक प्लेन सरफेस है जैसे मिरर होता है हमारा। देखो ये मिरर वर्ड नहीं यूज़ किया है इसने प्लेन सरफेस यूज़ किया है, क्योंकि कोई भी प्लेन सरफेस है चाहे ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ना, इससे रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए इसने प्लेन सरफेस वर्ड यूज़ कर दिया है, ठीक है, टू बी ऑन सेफ साइड। अब देखो ये तुम्हारी वेव फ्रंट चलते हुए आ रही है, मतलब ये वेव फ्रंट ऐसे है तो ऐसे चलते हुए आ रही है, ठीक है। इस पॉइंट पे वेव फ्रंट ऐसे है, थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहेंगे। बड़ा जब बनाएंगे तो फिगर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन उससे जरूरी, ठीक है। ये आपका प्लेन वेव आया, ये ठीक है, ये प्लेन वेव आपकी ऐसे मूव कर रही है, ये इंसिडेंट एंगल हो गया। अब जब तक ये वेव यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, ठीक है, तब तक ये वाली वेव क्या होगी, ये आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये आपकी सेम एंगल पे होगी। ये तो 90 है, ये तो 90 है, 90 थोड़ा जाएगी, आई पे आई है, आई पे जाएगी, ठीक है। तो ये आई है, ये बेसिकली आर है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऐसे करके चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये ऐसे बनेगा, ठीक है। जब नेमिंग कर दो सारी जल्दी जल्दी। ये आपका ए हो गया, ठीक है, सी हो गया। ये एंगल आपका देखो, ये एंगल आपका आर हुआ, तो ये आपका 90 माइनस आर हुआ, ये आपका 90 हुआ, तो ये एंगल आपका आर हो गया, ठीक है। इसको ए ई बोला गया है और इसको ए बी बोला गया है, ठीक है। समझ में आया क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो ये ऐसे करके वेव फ्रंट आई, ये टकरा गया, अब ये आगे जा रही है, तो ये धीरे धीरे पीछे जाना शुरू कर दिया है, ये आगे जा रही, आगे ये पीछे, अब ये जाके यहाँ टकराई है, अब ये ऐसे करके चलती है। थोड़ी देर बाद हाँ थोड़ी देर बाद, जब तक ये बी से सी पहुँचेगा तब तक ए, देखो ये वेव फ्रंट चल रही है, ए बी पॉइंट आपका भी सेम फेज में है। अब बी वाला जब आगे गया सी तक, तब तक ये ए वाला पॉइंट क्या हुआ है, यहाँ का वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से आपका ई तक आ गया है, ठीक है। जब तक ये इधर गया, ये आपका इधर आ गया है, ठीक है। अब देखो ये 9, अब देखो आई और आर ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आई और अगर आर आपके इक्वल हो गए, नहीं ऐसे नहीं बोलोगे, आई और आर इक्वल होते ही तो प्रूव करना है हमको,
कि रिफ्लेक्शन का जो लॉ होता है फॉलो होता है कैसे होगा। देखो ये B से C में जितने टाइम में जाएगा तो कितना टाइम, ये डिस्टेंस कितना होगा V1 इंटू टाउ, यस सर। ठीक है। और A से E में कितना डिस्टेंस होगा तब तो एक ही वेलोसिटी रहेगी। V1 इंटू टाउ, वेलोसिटी तो एक वेलोसिटी सेम है, मुझे एंगल प्रूव करना है, ये सेम मीडियम में इसलिए वेलोसिटी नहीं बदल रही तो V ही ले लो, ठीक है। V टाउ यानी कि BC की जो डिस्टेंस होगी V इंटू टाउ, और इधर आपका AE की जो डिस्टेंस होगी AB आपका ये V है, V इंटू टाउ। ये एंगल I है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ ये रिफ्लेक्शन है R है, तो ये अगर R हुआ तो ये एंगल कितना हुआ 90 माइनस R, ये 90 माइनस R हुआ तो ये एंगल कितना 90 है, तो ये कितना हो गया R। अब देखो ठीक है, तो देखो ये अच्छा ये अच्छा ये एंगल अगर I है तो जरा ये बताओ ये एंगल कितना होगा I होगा, समझ में आ रहा है। ये I है, ये पूरा आपका 90 है, तो ये आपका कितना हो गया 90 माइनस I, तो ये वाला एंगल कितना हो गया I, यानी कि इस ट्रायंगल में ये एंगल I हो गया। तो पूछा कि आपसे साइन I की वैल्यू क्या हुई, साइन I की वैल्यू BC अपॉन AC, और साइन R की वैल्यू क्या हुई, साइन R की वैल्यू AE बाई AC, ठीक है। तो BC क्या है तुम्हारा V इंटू टाउ, ये हो गया साइन I, और यहाँ से साइन R कितना हो गया V इंटू टाउ बाई AC। इक्वेशन और 2 को जरा देखो जरा, RHS दोनों में इक्वल है, तो हमारा क्या प्रूव हो गया यहाँ से, साइन I इक्वल टू साइन R, I इक्वल टू R। तो ये क्या बताना चाह रहा है कि इस थियरी से जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने बनाया था वो इसको फॉलो कर रहा है, मतलब वी कैन सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव बाय ए प्लेन सरफेस यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल या ह्यूजेंस लॉ। क्लियर है, ठीक है। अब बुक बंद कर दीजिए। एक मिनट ये बताइए, अब मान लीजिए आपने एक प्रिज्म रख दिया, ध्यान से देखिएगा, प्रिज्म रख दिया, अब आप यहाँ पे एक प्लेन वेव ऐसे चलती जा रही है आगे, बड़ा पतला प्लेट इसलिए मोटा भी बना सकते हो। अब ये कैसे निकलेगी बाहर, मतलब ये तुम्हारा ऐसे करके चल, समझ में आ गया, ऐसे करके ट्रेवल हो रही है। लैटरल शिफ्ट होगा सर। नहीं बना के बताओ कैसे बनेगा, निकाल के बताओ, कॉपी में ड्रॉ करो इसको। ये ऐसे जा रही है, ज़रा आप लोग ड्रॉ करिए खुद एक बार, ज़रा इमेजिनेशन से ड्रॉ करिए, देखिए कैसा जा रहा है। देखो अब देखो ये यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, जब इस पॉइंट पर टच किया अब ये मीडियम चेंज कर रहा है, इसका मतलब ये डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगा, ये डिस्टेंस आपका कम ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो जो अगली ये डिस्टेंस आगे ट्रेवल करेगा लेकिन ये कम करेगा, ये ज़्यादा करेगा। तो अब ये जब पॉइंट यहाँ पहुँचा है, देखो ये तो सीधा ही गया है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हो गया है, थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, ठीक है। अब ये इस मीडियम में यहाँ तक मान लो गया है ऐसे करके, सर वो पहले शिफ्ट नहीं होगा थोड़ा देखो ये यहाँ तक गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग नहीं होगी पहले, मीडियम से वो इसीलिए बेंडिंग होती है, वो तो ही पेंडिंग बेंडिंग इसीलिए होती है क्योंकि ये डिस्टेंस जो चला है तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये तुम्हारा जब हाँ, अब जैसे ये मान लो ये आगे जब चलना शुरू किया ये, तो ये यहाँ तक तो प्लेन वेव चला सही में, अब ये दूसरे मीडियम में आ गया है, तो ये जब तक आगे बढ़ रहा है तब तक ये बहुत ही आगे बढ़ गया है। तो यानी कि अब क्या हुआ ये, तो ये आपका ऐसे से करके निकल रहा है, हाँ तो बोल तो रहे सही तुम्हारा है। तो कहने का मतलब ये पार्ट ऐसे किया, स्ट्राइक किया अंदर दूसरे मीडियम में, अब ये स्लो हो गया, ये फास्ट है, फिर ये ऐसे करते हुए, ठीक है, और यहाँ जल्दी बाहर निकल गया ये, तो और आगे गया ये, तो ऐसे करके निकल गया, ठीक है। अब देखो दूसरा एक और केस देखो, कॉन्वेक्स लेंस का देखो, इसका क्या खुद ट्राई करो बनाने का है। कॉन्वेक्स लेंस में अगर जा रहा है ये, अब ये प्लेनर वेव ऐसे जा रही है, उसमें भी लाइन बनाना हाँ इसमें भी लाइन ही बनाना है आपको, वेव फ्रंट बनाना है बेसिकली, बार बार बोल रहा हूँ उसको, आपको वेव फ्रंट बनाना है। तो यहाँ के बाद वेव फ्रंट कैसे होगी, अच्छा मान लो इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही बताओ मुझे, अगर दो रे ऐसे पैरेलल जाती, ध्यान दो, दो रे पैरेलल जाती, तो सुनो पहले, ये रे क्या होती, फोकस पे कन्वर्ज होती। अब जरा उल्टा लगाओ,
ये फोकस से अगर यहाँ पे कोई बल्ब जला दीजिए आप, तो कैसे वेव फ्रंट निकलेगी? स्फेरिकल। यानी कि यहाँ से कैसे निकलेगा? ऐसे सीधे हो जाएंगे। दूसरी तरफ से तो यहाँ का वेव फ्रंट कैसे होगा ये? समझ में आया? तो कैसे हो रहा है? जब वेव फ्रंट इस पॉइंट पे जब पहुंच रहा है तो क्या हो रहा है बताओ जरा। ये वाला पार्ट स्लो हो गया, ठीक है, तो ये आगे पहुंच रहा है, ठीक है। ये फास्ट तो जितने, हाँ ये ज़्यादा हुआ, ये तुम्हारा स्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो अगला पॉइंट होगा तुम्हारा भी यहीं से सर्कुलर हल्का हल्का शुरू हो जाएगा तुम्हारा ये, ठीक है। फिर ये ऐसे करते हुए फिर इस पॉइंट तक पहुंचा, और इस पॉइंट पे क्या हुआ, ये ज़्यादा ट्रेवल करेगा, ये इतना ही ट्रेवल करेगा, तो ये और बेंडिंग हो जाएगी इसकी। जो इसका बाहर वाला जो मिरर का सी है, और ये जो मिरर नहीं है, लेंस है। लेंस का सी और वो सी दोनों। नहीं वो उस तरह नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये जो फोकस पे होगा उस पॉइंट आप इसे समझना है कि ये कर्वेचर होगा। अच्छा ठीक है, तीसरा केस देखो। सर लेकिन ये फिर आगे और कन्वर्ट कैसे होगी पॉइंट तक? ये तुम्हारा इसी तरह हुआ जैसे सोर्स से निकलता है, तो मैंने बस समझो ये पार्ट बनाया है। आपने तो उल्टा करा ना। उल्टा क्या है, ये तो हो रहा है ऐसे करके, नहीं छोटी क्यों हुई? क्योंकि वेव फ्रंट छोटा ही होगा ना, सेम डिस्टेंस से लेगा ये, तभी तो छोटा होगा ये, जैसे इस केस में। अच्छा तीसरा केस देखो, मान लो कॉनकेव मिरर है, अब ये कॉनकेव मिरर है, अब यहाँ पे एक वेव फ्रंट ऐसे जा रही है, अब कैसे बनेगा? हाँ कॉनकेव मिरर है। देखो ध्यान सुनो, सुन लो पहले, इधर सुनो पहले। तुम लोग ने जो बनाया है भाई, सुनो, तुम लोग ने ऐसे करके बनाया है। अब सुनो गलती क्या हो रही है, ध्यान सुनो। फोकस इधर है, सुन लो, छोटी उधर की तरफ। ये ऐसे करके अगर रे जाती है तो क्या होता है, ये फोकस पे मिलती है। यानी कि अगर फोकस पे कोई एक सोर्स रखा है तो इस पे प्लेनर वेव, यहाँ से वेव कैसे निकलेगी? छोटी होने लगी ना इधर। ऐसे निकलेगा ना। हाँ तुम तो कुछ बनाई नहीं, सर मैंने ठीक है। तो ये चीज़ बनाने का मतलब आप क्या कर रहे हो कि सोर्स इधर कहीं है, इसका मतलब तो प्लेनर वेव में अगर कभी कंफ्यूजन हो ना, तो नॉर्मल रे ऑप्टिक्स फॉलो करके आपका ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ मतलब नॉर्मल रे ऑप्टिक्स मैंने फॉलो किया, एक सोर्स बन गया, अब उस सोर्स का मैंने इमिनेट कर दिया यहाँ से। समझ में आ रहा क्या? देखो होता कैसे है, ये जब रे यहाँ पहुँच रही है तो देखो ये वाला पार्ट क्या हुआ, रिफ्लेक्शन शुरू हो गया, ये अभी भी आगे जा रही है। तो अगले मूवमेंट पे इधर देख लो सब लोग, इधर देखो, देखो यहाँ तो तुम पहुँच चुके हो, मान लो यही F1 था। अब जब नेक्स्ट मूवमेंट पे ये वाला वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा और ये वाला रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ गया, तो अब अगर सेम फेज को मिलाओगे तो देखो क्या हो रहा है, ये ऐसे हुआ। उसके अगले मूवमेंट में ये यहाँ पहुँचा, ये वाला यहाँ पे आ गया, तो ये तुम्हारा और कर्वेचर बढ़ा। अब उसके बाद ये वाला पॉइंट यहाँ बढ़ा, तो अब यहाँ से भी रिफ्लेक्शन शुरू हो गया, तो ये अगला पॉइंट ऐसे, तो ये ऐसे करके हुए लास्ट में ठीक है। समझ में आ गया ये अच्छे से? तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डॉपलर इफेक्ट करेंगे।